गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर ऑफ बुक थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। 6th चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और इसको हम 2 सेशंस में डिस्कस करेंगे, 2 वीडियोस में शेयर करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे इसको आधे चैप्टर को डिस्कस करें, नेक्स्ट जो है आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग? ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इज़ nothing but just to materialize your desire by acting upon your proper plan, and this proper plan is nothing but is your organized plan or organized planning। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर है, उसको मटेरियलाइज करने के लिए हम एक्शन लेते हैं वाया प्रॉपर प्लान, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो फेथ है इस बुक का, उसमें ऑथर ने 6 स्टेप फार्मूला डिस्कस किया है। उसमें एक स्टेप ये भी है कि यू हैव टू मेक ए डेफिनेट प्लान टू मटेरियलाइज व्हाट एवर यू डिज़ायर टू गेट इन योर लाइफ। और इसमें और ये जो प्लान है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे बिल्ड कर सकते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। और इसमें 4 स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप है कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ अटैच करिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, पॉजिटिव पीपल हैं, जो कि आपकी सपोर्ट करेंगे आपकी जो डिज़ायर है उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए। और इस ग्रुप ऑफ पीपल को मास्टरमाइंड अलायंस का नाम दिया गया है इस बुक में। और ये जो एक बहुत बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस को फॉलो करने में, क्योंकि अगर मास्टरमाइंड अलायंस आपके पास नहीं है तो चांसेस हैं कि आप जो चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगा। सेकंड स्टेप है इसमें कि जो जितने बंदे आपके मास्टरमाइंड अलायंस में पार्टिसिपेंट हैं उनको आप क्या पे बैक करेंगे, इन द सेंस कि कोई भी बंदा आपके लिए काम फ्री में नहीं करेगा, कोई भी इंसान आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा। एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, टेंडेंसी है, कोई किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करता है। तो आप ये सोच के रखिए कि आप अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है आपके गोल्स अचीव करने के लिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। थर्ड जो है स्टेप इसमें ये है कि आप जो मास्टरमाइंड अलायंस की जो मीटिंग्स हैं, आप हफ्ते में एटलीस्ट कम से कम 2 बार उसको अरेंज करिए। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स वीक आपकी जो है मीटिंग्स होनी चाहिए, सो दैट आप एक डेफिनेट प्लान बना सकें टू कन्वर्ट योर डिज़ायर इनटू व्हाट एवर यू वांट। एंड द फोर्थ इज़ एक परमानेंट और परफेक्ट हारमनी होनी चाहिए आपकी दिस मास्टरमाइंड अलायंस में। इसमें एक हारमनी, परफेक्ट हारमनी होने का मतलब ये है कि उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग होनी चाहिए, ताकि कोई सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए उनके थॉट्स में, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि फिर आपको एक डेफिनेट प्लान जो है वो नहीं बन पाएगा और जो आपका पर्पज़ है मास्टरमाइंड अलायंस का वो फेल हो जाएगा। सो इन नटशेल ऑथर के हिसाब से एक सक्सेस के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा जो कि फॉल्टलेस होना चाहिए, और ये एक MMA मास्टरमाइंड अलायंस के सपोर्ट से ही बन पाएगा आपका। और इसमें आप मास्टरमाइंड अलायंस में जो बंदे हैं उनके एक्सपीरियंस का, उनकी इमेजिनेशन का, उनके एजुकेशन का आप पूरा बेनिफिट लेते हैं। और कोई भी इंसान जो है अगर देखें अपनी ज़िंदगी में एक बिग फॉर्च्यून को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो लोगों की सपोर्ट नहीं लेता है, और लोगों की सपोर्ट नहीं लेता वो मतलब
कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और उन लोगों को इस बुक में ऑथर ने एक मास्टरमाइंड लाइंस का नाम दिया है। और आप भी प्लान बना सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द मास्टरमाइंड लाइंस, बट उसको फाइनल नहीं करेंगे और उसको रादर क्रॉस चेक करवाएंगे मास्टरमाइंड लाइंस के जो मेंबर्स हैं, और वो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे और उसको एंडोर्स करेंगे, तब वो जाके फाइनल होगी। क्योंकि आप गलत भी हो सकते हैं अपनी प्लानिंग में, तो इंश्योर दैट वो प्लान सही है, एक डेफिनेट प्लान है, तो आप उसको क्रॉस चेक करवाएंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे बाकी मेंबरों से। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं लाइफ में फेल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो है कह लीजिए प्लानिंग पार्ट जो है वो बहुत वीक होता है। और सेकेंडली जब उनका प्लान फेल हो जाता है तो वो 1 या 2 चांस दोबारा फिर लेते हैं प्लान करके। जब वो फिर फेल हो जाते हैं तो वो फिर अपना क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनमें परसिस्टेंस की कमी होती है। सो परसिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, कि अगर वो स्किल आप में है तो आप डेफिनेटली आप अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो है लोग लाइफ में एवरेज लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि वो जो है क्विट कर जाते हैं। और जो इंटेलिजेंट पीपल हैं या सो कॉल्ड सोसाइटी में जितने भी अमीर बंदे हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो ज़िंदगी में बहुत बार फेल हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसमें थॉमस एल्वा एडिसन की लेते हैं, वो 10,000 बार फेल हुए बल्ब की इन्वेंशन करने से पहले। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी परसिस्टेंस थी, कितनी बार उन्होंने प्लान किया, कितनी बार फेल हुए, बट उन्होंने कभी भी इसको फेलियर्स को परमानेंट फेलियर नहीं माना। और ये फेलियर्स जो थे टेम्पररी फेलियर्स थे उनके लिए, और उनको टेम्पररी फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए फिर वो दोबारा अगेन एंड अगेन जो प्लानिंग करते गए, और फाइनली जो वो चाहते थे उन्होंने बल्ब इन्वेंट कर दिया। सो जो है अगर आपकी कह लीजिए कोई भी इंटेलिजेंट बंदा है, वो तब तक अपनी जो एक डिज़ायर को मटेरियलाइज करके फाइनली जो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर दैट। और ये ऑर्गेनाइज्ड प्लान जो है इसको तभी हो पाएगा अगर वो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि कई बार एग्जीक्यूशन में प्लान के इश्यूज हो जाते हैं बंदों से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट होके क्विट कर जाओ उसमें से। रादर आपको करना ये चाहिए कि एक बार फेल हुए तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी जर्नी, जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। और इसी वजह से लोग ज़्यादातर पॉवर्टी में जीते हैं। लेकिन जैसे कि पहले बताया कि हेनरी फोर्ड ने बहुत बड़ा फॉर्चून ज़िंदगी में इकट्ठा किया, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने क्विट नहीं किया, परसिस्टेंस दिखाई, और अब उन्होंने फ़ायदा उठाया अपने मास्टरमाइंड लाइंस का। मास्टरमाइंड लाइंस की वजह से उन्होंने बार बार रीप्लान किए चीज़ों को, प्लानिंग में फेल होते गए, रीप्लान किया, फिर फेल हुए, फिर प्लान किया, और फाइनली उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। और एक कहावत है कि आप अपनी लाइफ में आपकी जो प्लानिंग की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्टर सैमुअल इंसुल करके हुए थे जेंटलमैन, वो अपनी $100 मिलियन की जो प्रॉपर्टीज़ थी या वर्थ थी उनकी, वो उन्होंने खो दी सिर्फ इस वजह से कि उनकी प्रॉपर प्लानिंग जो कह रही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वो उसमें फेल हो गए थे। और सेकेंडली वो परसिस्टेंस नहीं उन्होंने दिखाई, वो क्विट कर गए। अगर वो शायद परसिस्टेंस दिखाते अपने प्लानिंग में, मगर फेल हो गए थे, उसको दोबारा रीट्राई करते रहते तो शायद वो परसिस्ट करके सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक कहावत है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अपने मानसिक तौर से या अपने माइंड में
नहीं हारता। फिज़िकली तब तक नहीं हारता जब तक वो दिमाग में नहीं हारता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल है मिस्टर जेम्स जे हिल। इसमें ऑथर ने एक एग्ज़ाम्पल दी है। उन्होंने बार बार वो हारे, बार बार वो उनकी प्लानिंग्स फेल हुई, बट उन्होंने रिपीटेडली क्विट नहीं किया और परसिस्टेंस दिखाई, और वो फिर सक्सेसफुल हो गए फाइनली अपनी लाइफ में। और हेनरी फोर्ड की एग्ज़ाम्पल दी है कि कैसे वो मिजरेबली फेल हुए बार बार, लेकिन with the help of Mastermind Alliance and repeated efforts and planning and persistence, कैसे उन्होंने ज़िंदगी में जो थी अपने बिग फॉर्चून अचीव किया। और कोई भी फॉलोअर ऑफ दिस फिलॉसफी जो है, कोई भी जो फॉलो करता है इस फिलॉसफी को, रिचनेस को प्राप्त करने के लिए, वो बिना फेलियर्स के इसको अचीव नहीं कर सकता, बिना स्मॉल डिफीट्स आई विल से कि उनको प्राप्त नहीं कर सकता। उसको रास्ते में सक्सेस मिलने से पहले उसको छोटी छोटी जो हैं उसको हार का सामना करना पड़ेगा। उसको जो है अपनी जो सो कॉल्ड प्लानिंग्स जो हैं फेल होती रहेंगी, नो डाउट दे विल बी टेम्पररी डिफीट्स, और उसको रीअरेंज और रीशेड्यूल करके उसको दोबारा प्लान्स बना के उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और फाइनली एक समय आएगा जब वो जीत जाएंगे, या यूँ कहें कि जो वो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कहावत है कि क्विटर नेवर विन्स एंड विनर्स नेवर क्विट। और मास्टरमाइंड अलायंस में जितने भी बंदे होते हैं, एक उनमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि दे शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, और वो कभी भी ये टेम्पररी डिफीट्स जो होती हैं उनको सीरियसली ना लें। ये उनमें एक खासियत, उनमें गुण होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि फिर अगर वो इन डिफीट्स को, टेम्पररी डिफीट्स को अगर सीरियसली लेते हैं, या वो उस तरह की माइंडसेट रखते हैं, तो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो सारा मतलब वो पर्पस डिफीट हो जाता है एक मास्टरमाइंड अलायंस का। मनी मेक्स मनी, दिस इज़ ए सेइंग, बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज डिज़ायर को जो है मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे मनी मेकिंग के। मनी क्या है? इट्स नथिंग बट इनर्ट मैटर, जिसमें ना थिंकिंग है, ना इसमें कोई ना बोल सकती है, ना इसमें कोई मूवमेंट है, बट हाँ ये सुन सकती है। जो भी इंसान इसको बुलाता है, ये मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इसकी रखता है, फेथ रखता है, तो उसके पास ये जाती है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जो है एक उस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है जो कि लीडरशिप रोल में है। और जो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लीडर, एक होते हैं फॉलोअर्स। लीडर जो कि हु लीड्स बाय देमसेल्व्स, और फॉलोअर्स जो होते हैं दे फॉलो द लीडर्स। और लेकिन फॉलोअर्स जो हैं वो भी लीडर्स बन सकते हैं जब वो इंटेलिजेंट फॉलोअर्स बन जाते हैं। जब वो इंटेलिजेंटली लीडर्स को फॉलो करते हैं तो वो भी फाइनली अल्टीमेटली एक लीडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक लीडर के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं इस चैप्टर में ऑथर ने डिस्कस किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लीडर है उसका अनवेवरिंग, उसमें करेज होता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। कीन सेंस ऑफ जस्टिस होता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, बड़ा अनबाइस्ड होकर चलता है। डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन होता है, डिसीजन जो है उसके बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और फर्म रहता है अपने डिसीजन पे, उसको चेंज नहीं करता है कि फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करता रहे। डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स होता है, उसके जो प्लानिंग पार्ट होता है उसमें बड़ा वो दृढ़ संकल्प होता है उसका। और उसमें हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, जो भी उसको पे किया जाता है वो उससे ज़्यादा ही आउटपुट देता है। यानी कि कहने का मतलब है वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या पे किया जा रहा है, रादर वो जितना अपना बेस्ट कर सकता है उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करता है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक जो लीडर है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी प्लीजिंग होती है, हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ काम करना चाहता है।
सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर होती है उसकी। हर कोई उसके साथ अपनी मिजरीज या प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। मास्टरी ऑफ डिटेल्स, अपने लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में उसको पूरी जानकारी होती है। और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि अगर उसके टीम में कुछ भी गलती होती है, किसी से भी कोई गलती होती है, वो खुद सारी जो है गलती की जिम्मेवारी अपने सर पे लेता है। फाइनली कोऑपरेशन, लीडर में कोऑपरेट करने का बहुत बड़ा एक ट्रेट होता है, बिकॉज एक कहावत है कि लीडरशिप जो है दैट कॉल्स फॉर कोऑपरेशन, एंड कोऑपरेशन जो है वो पावर के थ्रू मिलती है, और पावर जो है दैट अगेन रिक्वायर्स कोऑपरेशन, और लीडर्स में ये क्वालिटी होती है कोऑपरेशन की। सो लीडर्स आर ऑलवेज पावरफुल। और लीडर्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक लीडर्स बाय फोर्स, अनदर वन इज़ लीडर्स बाय कंसेंट। लीडर्स बाय फोर्स मतलब जो कि ज़बरदस्ती फोर्सबली बने होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उनको चाहते नहीं हैं, बट बाय फोर्स वो बने होते हैं, बट वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। हिस्ट्री में उठा के देख सकते हैं, डिक्टेटर्स हुए हैं, नेपोलियन हुए हैं, किंग ऑफ स्पेन हुए हैं, और उनके साथ साथ काइज़र हुए हैं, साइज़र ऑफ पेर्शिया हुए हैं। ये सारे डिक्टेटर्स हुए हैं, बट ये ज़्यादा टाइम नहीं चले हैं। अल्टीमेटली हिस्ट्री में इनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। इसके अगेंस्ट अगर दूसरा हम देखें, लीडर्स बाय कंसेंट, इसमें क्या होता है कि ये जो लीडर्स होते हैं ये बड़े पॉपुलर होते हैं, फेवरेबल होते हैं, और लोगों के हीरो होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सेलेक्ट और इलेक्ट किए गए होते हैं। और ये जो हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करते हैं, और इनका माइंडसेट जो कहता है म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करता है। और ये जो हैं प्रॉफिट जो भी होता है उनको शेयरिंग में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही सारा बेनिफिट ले जाएं किसी चीज़ का, नो, दे अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दे लीड द पीपल बाय देयर लीडरशिप ट्रेड्स, गुड लीडरशिप ट्रेड्स। इसके बाद जो है एक जो लीडरशिप है उसमें ये जो सारे हमने ट्रेड्स डिस्कस किए हैं, एक जो लीडर है उसमें ये सारे ट्रेड्स होने चाहिए। और अगर हम देखें कि एक लीडर जो है वो फेल क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं फेल होने के, तो इसमें चैप्टर में ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ डिस्कस किए हैं, बुलेट पॉइंट्स जो रीजंस हैं डिस्कस किए हैं, उसको हम एक एक करके लेते हैं। जैसे कि इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज डिटेल, जो लीडर जो कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या कह लो कि वो अपनी पोजीशन को मिसयूज़ करता है, दैट इज़ इनएबिलिटी, जो एक फेलियर है उसके एंड पे। सेकंड है अनविलिंगनेस टू रेंडर हम्बल सर्विसेज, लीडर जो कि हम्बल नहीं है और विलिंगनेस नहीं रखता है किसी की मदद करने के लिए, और ईगोइस्टिक होता है, वो भी फेलियर है अपने आप में। एक्सपेक्टेशन ऑफ पेमेंट मोर देन ही सर्व्स, एक लीडर जो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे पेमेंट तो ज़्यादा हो लेकिन मैं सर्व कम करूं, तो ये माइंडसेट वाला भी लीडर फेल होता है। दिस टाइप ऑफ लीडर इज फेलियर। फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स और यू कैन से फॉलोअर्स, जिस लीडर को ये फियर रहता है कि मेरे फॉलोअर्स ना मेरे से आगे निकल जाएं कहीं, मतलब दैट इज़ वीक माइंडसेट होता है, और ये लीडर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता और अल्टीमेटली फेल हो जाता है। लैक ऑफ इमेजिनेशन, जो जिस लीडर में लैक ऑफ इमेजिनेशन होगी वो भी ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इमेजिनेशन नहीं है तो वो ऑब्वियस है वो लॉन्ग रन में चलने वाला नहीं है।
क्योंकि उसके पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है और प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। सेल्फिशनेस होती है जिसमें लीडर में। सेल्फिशनेस का मतलब होने का मतलब लीडर का कि वही कि सारा क्रेडिट खुद लेने का उसका एटीट्यूड है, वो उसको ले बैठता है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इस तरह के लीडर भी फेल हो जाते हैं। डिसलॉयलिटी, ये ट्रेड जो है, चाहे वो अपने पीयर्स के प्रति हो, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे अपने सबॉर्डिनेट्स के रिगार्डिंग हो, अगर ये डिसलॉयलिटी है किसी भी लीडर में ट्रेड है ये, तो वो भी फेलर होगा ही होगा। एम्फेसिस ऑन अथॉरिटी ऑफ लीडरशिप, अगर एक लीडर में ये माइंडसेट है कि मैं लीडर हूँ, बाकी फॉलोअर्स हैं उनको मेरा अथॉरिटी उन पे दिखाने की कोशिश करे कि जी आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मतलब एक डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड रखे, तो वो भी नहीं चलेगा। दैट विल आल्सो लीड टू फेलियर। एम्फेसिस ऑन टाइटल, अगर ट्रू लीडर है उसको टाइटल की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक जो फेलियर सो कॉल्ड लीडर होता है वो ही ऑलवेज सॉट आफ्टर टाइटल, तो उसको एक बड़ी ईगोइस्टिक फीलिंग रहती है कि मुझे टाइटल चाहिए, जबकि एक ट्रू लीडर को कोई इसकी परवाह नहीं है कि उसको टाइटल दिया जाए या नहीं दिया जाए। सो दीज आर द सो कॉल्ड ट्रेट्स विच लीड्स टू फेलियर ऑफ एनी लीडर। तो आपको ये जो है देखना चाहिए कि आप में ये कोई ट्रेट इस तरह का तो नहीं है, अगर है तो you should improve on that so to become a true leader। अभी ऑथर के अकॉर्डिंगली कुछ एरियाज़ हैं कि क्योंकि ये बुक 1937 में लिखी गई थी, उस समय के दौरान ऑथर के अकॉर्डिंगली कुछ एरियाज़ थे जिनमें ट्रू लीडरशिप या नई लीडरशिप की ज़रूरत थी, क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि लीडरशिप की कमी है कुछ एरियाज़ में सोशल लाइफ में। वो एरियाज़ उन्होंने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ पॉलिटिक्स में ऑथर को लगता था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रू लीडर्स की, क्योंकि जो लीडर्स थे उस समय वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, क्रिमिनल्स थे, लीगलाइज्ड क्रिमिनल थे, तो वो बहुत सोसाइटी का गलत कर रहे थे और डेवलप नहीं हो पा रही थी सोसाइटी। बैंकिंग बिजनेस था, उसमें भी जो है बैंकिंग इवॉल्व हो रही थी, उसमें भी लीडरशिप की ज़रूरत थी ताकि जो है इकॉनमी को डेवलप किया जा सके प्रॉपर तरीके से। थर्ड था इंडस्ट्रियल लीडर्स। इंडस्ट्री जो थी नो डाउट रिसेशन चल रहा था, तो उससे उभरने के लिए ट्रू लीडर्स और ग्रेट लीडर्स की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही थी कि वो हों ताकि जो है बूम आ सके और इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि उस समय के लीडर जो थे सेल्फिश थे, वो बस अपनी सो कॉल्ड जो है पॉकेट्स भरने तक ही उनको मतलब था, जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं थे वो। रिलीजियस लीडर्स, इसमें ऑथर की इंटेंशन या एक्सपेक्टेशन ये थी कि लीडर्स रिलीजियस ऐसे होने चाहिए, या ऐसे लीडर्स सामने आए बने जो कि मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को लोगों को समझाएं और उनकी वैल्यूज़ को बढ़ाएं, ताकि सोसाइटी में एक अमन शांति हो और लोग अपनी एक मॉरल वैल्यूज़ के साथ ज़िंदगी को व्यतीत करें। और फिफ्थ जो फील्ड था ऑथर अकॉर्डिंगली, दैट वाज ऑफ फील्ड ऑफ लॉ, मेडिसिन एंड एजुकेशन। और एजुकेशन में एक्सपेक्टेशन ये थी कि एजुकेशन में क्या था कि फॉर्मल एजुकेशन में ये था कि बस किताबी पढ़ाई होती थी और उसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती थी। ऑथर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि लीडर्स ऐसे हों इस एजुकेशन में कि जो कि लर्निंग बाय प्रैक्टिकल या कह लीजिए आप लर्निंग बाय डूइंग करवा सकें। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि लर्निंग बाय डूइंग हो, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाए सोसाइटी में। नेक्स्ट था फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। मीडिया जो था उस वक्त मतलब बिल्कुल बिक चुका था बिजनेसमैन्स के हाथों में, कॉरपोरेट्स के हाथों में, माफिया के हाथों में, पॉलिटिशियंस के हाथों में। तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कुछ ऐसे लीडर्स उस फील्ड में आएँ जो कि इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, इन चीज़ों को ठीक करें।
ऑथर के अकॉर्डिंगली वर्ड जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में के थ्रू निकल रहा था, एक चेंज ओवर आ रहा था दुनिया में उस समय। और इसमें जो है मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। और मीडिया जो है एक रोल प्ले करता है आपकी जो सर्विसेज हैं उसको मार्केट करने के लिए। एज़ पर ऑथर आप अपनी सर्विसेज को मार्केटिंग करने के लिए मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं वो दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें दिया है कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज़ हैं जैसे, इनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी सर्विसेज की, रिप्यूटेड ब्यूरोज़ हैं। सेकेंडली क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जिसमें आप न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, इसमें आप अपनी एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं। दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय सैलरीड पोजीशंस। और डिस्प्ले एड्स दी जा सकती हैं फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। थर्ड था पर्सनल लेटर ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशंस एक्सपर्ट द्वारा लिखवा के वो जो है डायरेक्ट की जाती थी ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सनल सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडिविजुअल्स को जो उस तरह की सर्विसेज चाहते थे। फोर्थ था एप्लीकेशन थ्रू पर्सनल एक्वेंटेंसेस, मतलब एक जो कॉमन नोन पर्सन होता था उसके थ्रू रीच आउट किया जाता था। और उसके बाद जो है एक अपनी सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में नॉलेज दी जाती थी और सामने वाले को उसके बारे में बता के एक आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। और फिफ्थ था एप्लीकेशन इन पर्सन। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि पर्सनली जो है एम्प्लॉयर को आप अपनी हैंड रिटन एप्लीकेशन देते हैं, उसमें अपने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं या क्या कुछ आप करते हैं, क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ आपने किया है, वो सारा उसमें लिख के दिया जाता है। और एक जो आप ये जो सो कॉल्ड जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं इसको एक ब्रीफ बोलते हैं। और ये जो ब्रीफ है आपके रिगार्डिंग आपकी सो कॉल्ड एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी के बैकग्राउंड रिगार्डिंग जो भी एक ब्रीफ आपने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से लेटर, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग लिखा है ऑथर ने। में उसमें 5-6 चीज़ें हैं जो कि मेन होती हैं, उसमें लिखा जाना चाहिए, मेनली उस पर फोकस होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आती है एजुकेशन। उसमें आप को ब्रीफली अपनी स्कूलिंग के बारे में लिखना है, आपकी कोई स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल स्किल है उसके बारे में लिखना चाहिए। एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना चाहिए, कोई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विच यू आर अप्लाइड फॉर उसके रिगार्डिंग आपको लिखना चाहिए। रेफरेंस है अगर आपका कोई टीचर के थ्रू है या आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर के का कोई रेफरेंस है वो मेंशन होना चाहिए उसमें। इसके बाद जो है आपका फ़ोटोग्राफ उसमें लगा होना चाहिए, लेटेस्ट अनमाउंटेड उसमें। और नेक्स्ट जो है उसमें आपका आप उस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपके पास क्या कैपेबिलिटी है और आप उस पोजीशन के लिए क्यों कंसिडर किए जाने चाहिए, आप में ऐसे क्या स्किल हैं आपको वो मेंशन करना चाहिए। और आप उसमें नेक्स्ट है उसमें आपको कि आप अपने आप को प्रोबेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। दैट इज़ सॉर्ट ऑफ कि आप फ्री में आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए टू शो केस योर एबिलिटीज स्किल्स टू द एम्प्लॉयर सो दैट he can think to hire you in future। और इसमें आप जो सो कॉल्ड प्रोस्पेक्ट आपका एम्प्लॉयर है उसकी जो पूरा सो कॉल्ड बिजनेस है उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर नॉलेज लेके रखेंगे ताकि जब भी आप उसके साथ बैठते हैं तो उसको ये महसूस करवाते हैं कि यू नो एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस ऑलरेडी।
तो ये चीज़ें एक अच्छा प्रेशर डालती हैं और आपका अच्छे कैंडिडेट कंसिडर होते हैं फॉर द पोजीशन विच ही वांट्स टू हायर। और इसमें एक कहावत है, कहते जो लॉयर जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता जिसको लॉ की नॉलेज ज़्यादा हो। लॉयर वो अच्छा होता है जो कि केस को अच्छे तरीके से बनाए, पेश करे और जीते। सो अगर आपका कहते हैं जो सो कॉल्ड ब्रीफ या आपने जिसको हमने डिस्कस किया कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, अगर वो लेंथी भी बन जाता तो उसमें कुछ आपको वरी नहीं करना चाहिए। बट हाँ, उसको साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से बनाया होना चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन ही क्यों ना हो। और उसको बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, उस पर छाप के, उस पर रीप्रिंट करा के। सो बिकॉज ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि जो सेल्समैन है एक, वो अपने आप को पूरा अप टू डेट रखता है, फिज़िकली अपने आप को मेंटेन रखता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें भी। और आप जो पोजीशन पाना चाहते हैं वो आप उसको कैसे प्राप्त करें, इसके कुछ सो कॉल्ड पॉइंट्स दिए हैं ऑथर ने कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए सुजेस्ट किया है ऑथर ने। वो स्टेप्स हैं जैसे कि पहले आप डिसाइड करिए कि आप किस तरह की जॉब चाहते हैं। दूसरा, आप चूज़ करिए कौन सी कंपनी, कौन से एम्प्लॉयर या किस बंदे के साथ आप काम करना चाहते हैं। थर्ड है, आप स्टडी करिए एम्प्लॉयर की क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या उसके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है। और फोर्थ जो है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। और फिफ्थ जो है, आप अपनी जॉब को भूल के आप अपने उस पर कंसंट्रेट करें कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। और सिक्स जो है, आप अपने माइंड में जब ये आपने बना लिया कि आपने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो अपने स्क्रिप्ट को, जो अपने ब्रीफ को, वो लिखवाइए अपने किसी बढ़िया जो है राइटर, स्क्रिप्ट राइटर है उसके थ्रू। और सेवन्थ जो है, आप इसको अपने ब्रीफ को जो है एक प्रॉपर पर्सन इन अथॉरिटी उसको पेश कर दीजिए। दैट्स इट, आपकी जॉब डन हो गई। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक जो कंपनी है या कोई भी एम्प्लॉयर है वो ये चाहता है कि उसको एक ऐसा बंदा मिले जो कि पैशन के साथ काम करे और अपनी डेडिकेशन के साथ काम करे और आउटपुट दे, और उससे उसकी कंपनी, उसकी जो बिजनेस है उसमें चार चांद लगे या उसमें वैल्यूडेशन हो। ऑथर के अकॉर्डिंगली आने वाला टाइम या एरा जो है बिजनेस का, वो पार्टनरशिप का है, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो एक पार्टनरशिप में काम करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट में काम करेंगे। दैट विल बी ए सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब दोनों में, जिसमें दोनों का फ़ायदा होगा। और इस बिजनेस में तीन चीज़ें मेन कंपोनेंट होंगे। पहला होगा एम्प्लॉयर, दूसरा होगा एम्प्लॉई और तीसरा होगा द पब्लिक दे सर्व। सो जो बिजनेस का किसी का चलना और उसका ग्रो करना और कब तक वो चलेगा, ये डिपेंड होगा पब्लिक को कितना वो सर्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्योंकि एक बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत बड़ी कहावत है कि रियल एम्प्लॉयर ऑफ द फ्यूचर इज़ पब्लिक। जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं या करेंगे आने वाले समय में कि कौन सा बिजनेस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। जो बिजनेस उनको सर्व करेगा पब्लिक को, वो चलेगा। वो जो सर्व नहीं करेगा वो नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसको पब्लिक को सर्व करने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को, दोनों को आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के आपस में सिंक्रोनाइज होके सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी पब्लिक को। जो ऐसा कर पाएंगे वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और ये जो पास्ट में ये एम्प्लॉयर ने ऑथर ने बताया कि पास्ट में हमने देखा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सिस्टम में देखा, या हमने टैक्सी ड्राइवर्स देखे या बसेस में देखा, लोगों का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनका बिहेवियर बहुत रूड था।
लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जैसे अभी बात किया कि बिजनेस में वही सक्सेसफुल होगा जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को। तो अभी क्या हो गया है, सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी एक मोटो हो गया है, सर्व वी आर डिलाइटेड टू सर्व यू सर। तो इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को कंपटीशन रखने के लिए सर्विसेज देने के लिए तैयार है, और सर्विस विद courtesy and politeness. So this is the watchword of today. एक कहावत है, कहते पापों की सज़ा मौत होती है, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप कांटे बोएंगे तो आप फूल नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। सो देर इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट, देर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। और इसमें ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है QQS। इसका मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट। आप मार्केटिंग सर्विसेज को एक सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, नो डाउट आप क्वालिटी भी देंगे कस्टमर को या लोगों को, आप अपनी सर्विस भी, अपनी क्वालिटी भी देंगे, क्वांटिटी भी देंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है विद द स्पिरिट ऑफ सर्विंग, सर्विस विद हम्बलनेस, सर्विस विद ह्यूमैनिटी। आप ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आप एक कर्टेसी के साथ या एक पोलाइटनेस के साथ ये जो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जो है जब प्रोवाइड करेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे किसी भी बिजनेस में। इसकी एग्जांपल एंड्रयू कार्नेगी की दी है ऑथर ने, जिसने इन तीन चीज़ों को समझा, यानी कि क्वांटिटी, क्वालिटी एंड स्पिरिट को, तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया इसमें। और इसमें ऑथर ने एक और क्वालिटी जो है ऐड की है, वो है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी सर्विसेज को मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें प्लीजिंग पर्सनैलिटी अगर होगी तो आपकी नो डाउट आपका बिजनेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करता रहेगा। अगर आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी नहीं है तो दिस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर बिजनेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 10 नाउ। अभी हमने अप्रोक्सीमेटली आधा चैप्टर डिस्कस किया है, आधा चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ और आप भी काफ़ी कुछ लर्न कर पाए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।